हे एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है फिर से एक नए ब्रांड न्यू शानदार जानदार वीडियो के अंदर। तो इस बार के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम बैक, मतलब कि उन लोगों का जो यूट्यूब छोड़ चुके थे या फिर जो अपना प्रोफेशन अपना करियर छोड़ चुके थे और फिर बाद में होता है उनका कम बैक, उनकी माँ का आशीर्वाद लेते हुए सबको सब एक साथ निपटेंगे, सबका बदला लेंगे तेरा फैजार। ओके, तो इस वीडियो का चालू करने से पहले चालू कर देते बॉस। क्या चालू करने से पहले ये वीडियो कहाँ से आया, पहले ये देखो इसका, ये है इसका चैनल। ओके, सो भैया तुम जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो। ओके, और बाद में देखो भाई इस हाउ अ कम बैक क्या डेंट्रेमेस reputation डिंटमेट्स डैम। चलिए शुरू करते अपने इंग्लिश की माँ का। अरे हाँ, इंग्लिश की माँ का नहीं आती अपने को इंग्लिश तो क्या करे, बट फिर भी। ओके, सो 3 2 1 लेट्स गो। सबको पसंद होते हैं लेकिन कमबैक्स सबको पसंद होते हैं, लेकिन YouTube पर हर कमबैक सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो कमबैक करके अपनी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं, पर कुछ जब वापस आते हैं तो उनका रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। आज तो भाई मेरे हिसाब से कमबैक किसका होना चाहिए? बीबी गवाइन, आशा चंचलानी, क्यारे मिनाती। हाँ चलो, भुवन बाम तो भैया फिल्म इंडस्ट्री का बंदा हो चुका है यार, वो नहीं लगता मुझे अब कंटिन्यूसली वाइन नहीं कर रहा है, वैसे भी नहीं कर रहा है। आज हम बात करेंगे उन 7 YouTube कमबैक्स की जिनमें से कुछ ने कमाल का रिटर्न किया पर कुछ ने ऑलमोस्ट अपनी लेगेसी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिसमें सबसे पहला नाम है BBS। IGG का सबसे बेहतर कमबैक अगर किसी ने किया है तो वो है बीस्ट बॉय शुभ। BBS ने अपने चैनल से ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेक लिया था और उस टाइम पर उनके फैंस सोचने लगे कि आखिर शुभम भाई गए कहाँ, क्योंकि वो उस टाइम पर अपने एक भी सोशल हैंडल्स पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, जिस वजह से उनकी ऑडियंस उन्हें मिस करने लगी। बट देन उन्होंने अपने चैनल पर 25 फरवरी 2022 को कमबैक किया। और एक्चुअली मैं भी बीस्ट बॉय शुभम। ओके, तो इसकी वीडियोस देखता हूँ और पुराने वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है और अभी रिसेंट की वीडियोस पे ना 2 लाख 3 लाख काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। नहीं मतलब कि ये भी भैया अभी गेमिंग इंडस्ट्री के हिसाब से ना काफ़ी बढ़िया व्यूज़ है, क्योंकि मैं खुद एक गेमिंग चैनल चलाता हूँ जिसके ऊपर 0 व्यूज़ आते हैं हर वीडियो के ऊपर। बट कोई नहीं, उन पर उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला और उन्होंने नॉर्मली अपने चैनल पर गेम्स खेलना भी शुरू कर दी। और यहाँ तक कि उनके चैनल की अपलोडिंग्स भी इतनी फ्रीक्वेंट थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब एकदम सीरियस वाला कमबैक हो गया था भाई। वो एक दिन में एल्डन रिंग के 5 वीडियोस डाल रहे थे और यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट गेम्स को ही खेलने लग गए थे जो समवट उनकी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे थे, और जिस वजह से उनकी एक दिन में 5 वीडियोस इतने बड़े चैनल के ऊपर। तो मैं सोचता हूँ अगर मेरी वीडियो, अगर मैं अपने चैनल के ऊपर 1-2 वीडियो डालूँ तो शायद उसे रिकमेंड नहीं करेंगे यूट्यूब आगे, क्योंकि छोटा चैनल है, देखने वाले में कोई नहीं है, शायद उसे स्कैम समझ के आगे प्रमोट ना करें। और एक्चुअली मैंने 2-3 दिन में एक ही वीडियो डालता हूँ, उसे भी आगे प्रमोट नहीं करता, और एक दिन में 2-3 डाल रहे तो उसे भी नहीं करता। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है यार? क्या ना डिलीट कर दूँ क्या? सब कुछ तो बढ़िया होता है मेरा। डेली व्यूअरशिप डिक्रीज होने लगी। यहाँ तक कि उनके चैनल को एक डेड चैनल कंसीडर कर दिया गया था, और जिसके लिए उन्होंने एक मजाक में कम्युनिटी पोस्ट भी किया, माय चैनल इज डेड। कई ऑडियंस का तो ये भी मानना था कि उनकी वीडियोस में पहले जैसी वाइब नहीं रही, और जिस चीज को एड्रेस करते हुए फाइनली बीस्ट बॉय शुभ ने एक वीडियो अपलोड किया कि कैसे उनका चैनल अब डेड हो चुका है, जहाँ पर उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया और उन्होंने ये बताया कि वो अपनी पसंद की गेम्स को ही खेले जा रहे थे बिना ये जाने कि उनकी ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। और यहाँ तक कि वो बाकी क्रिएटर्स की तरह एक फ्लो में भी नहीं जा रहे थे और ना ही कोई नंबर्स को चेज कर रहे थे। और उन्होंने फाइनली इस चीज को समझा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो क्या गलत कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी ऑडियंस को जो पसंद है और उनको जो नई ऑडियंस कैप्चर करने में उनकी मदद करेगी, वैसे गेम्स भी खेलना शुरू की, और जो गेम्स उन्हें खेलना पसंद है और जो कि ऑडियंस के लिए भी काफी नया हो सकता है, वो भी उन्होंने अल्टरनेटिवली खेलना शुरू की। यहाँ तक कि वीडियोस की क्वालिटीज, थंबनेल, सब कुछ नेक्स्ट लेवल होने लगा। एंड फाइनली BBS मेड अ ग्रेट कमबैक। पर शायद तरुण गिल का ये कोई कमबैक। ओके, सो नाउ भाई का चैनल अभी काफ़ी बढ़िया हालात में है, जस्ट लाइक चेक करें भाई का चैनल। ओके, तो BBS यानी बीस्ट बॉय शुभम अगर देखा जाए तो भैया 7 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और 7 दिन 10 दिन 12 दिन मेंबरशिप है, मतलब कि एक वीक के अंदर 1 2 3 4 5
वाह वाह, अच्छा यार, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, अच्छा 5 से 6 वीडियो, नाइस, मतलब कि डेली की अपलोडिंग चल रही है भाई। और थंबनेल भी मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके ओके, तो 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन, बस सब कुछ तो सही चल रहा है भाई, बंदा अंदा पैसा कमा रहा है, मतलब कि हम्म, खैर ये भाई का कमबैक हो गया, चलो। नहीं था बट तरुण गिल भैया, ये आदमी जो मैगी बियर बियर पता नहीं फिटनेस के नाम पे क्या क्या खिलवा रहा था लोगों से। हाँ। फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि वो क्या गलत कर रहे थे और वो पुराने अंदाज में ऑडियंस के सामने वापस आए। वेल, एक टाइम था जब उनकी अलग ही रेस्पेक्ट हुआ करती थी ऑडियंस की नजरों में। वो उन्हें प्रेज करते थे जस्ट बिकॉज वो उन्हें फिटनेस से रिलेटेड जेन्युइन नॉलेज दिया करते थे एंड वो बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के मुकाबले काफी रियल थे। बट देन वो अपनी ऑडियंस को ही बार बार स्कैम कर रहे थे, बार बार स्कैम कर रहे थे, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि कहीं ना कहीं तरुण गिल भाई जो है ना, वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते थे, और ये बात उन्होंने हाल ही में कबूल भी की है कि किस तरह उनकी जेनेटिक्स में जो प्रॉब्लम हुए हैं, मतलब कि एवरीथिंग भैया, अभी उनका जो कमबैक देखा है मैंने भी। किया करते थे एंड वो बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के मुकाबले काफी रियल थे। बट देन वो अपनी ऑडियंस को ही बार बार स्कैम कर रहे थे। लाइक वो स्टीरियोड्स को प्रमोट करने लग गए थे विदाउट इवन ये बताए कि इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं। मतलब वो अपनी ऑडियंस को ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीड करने लग गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने लॉन्च किया था FLI, फिटनेस लीग ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने कई लोगों से 2000 रुपए लिए थे एंड इसमें उन्होंने कई लोगों से वादा किया था कि उन्हें कोई शो या फिल्म मिलेगी। पर यहाँ पर वो अपनी ऑडियंस से खुलेआम झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि वो कई सिचुएशंस में तो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे और उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। उनकी बातों पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उनकी रिलेवेंसी भी जाने लगी। इसलिए फिर उन्होंने इंटरनेट पर काफी अजीब चीजें करना शुरू कर दी, जैसे मैगी खाओ बॉडी बनाओ और ना जाने क्या क्या, जिसकी वजह से वो कई रोस्टर्स से रोस्ट भी हुए और उनकी इमेज एक इंटरनेट क्लाउन की तरह बन चुकी थी। बट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन 2024 वो अपने चैनल पर कई वीडियोस डालते हैं कि कैसे इस फिटनेस इंडस्ट्री ने उन्हें और उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, जहां पर वो इस फिटनेस इंडस्ट्री के कई लोगों को एक्सपोज भी करते हैं और इस इंडस्ट्री की सच्चाई। देखो भैया, कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स वगैरह तो हर कोई लेता है, मानो या ना मानो, बट इज एक्चुअली रियल। ओके, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का सेवन, उत्पादन, जो कुछ भी तुम कह लो, वो बहुत से बॉडी बिल्डर्स करते हैं। ओके, तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम 90s के बॉडी बिल्डर देखो और अभी के जो बच्चे भैया, टीनेज भैया, जो बच्चे वगैरह है जो उनकी बॉडी बिल्डर देखो, तो इतनी फिजिकली मतलब कि कटे कुटे, मतलब कि है ना, कट्स वगैरह एकदम फिनिशिंग में, एब्स दिखना, या फिर अपने बाइसेप का शेप हो, या फिर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखना। ठीक है, अगर 90s की तुम अमेरिका की बात करो, मैं अमेरिका के बॉडी बिल्डर की बात करूँ, तो एकदम लीन रहते भाई, एकदम भाई, वो तो हाईली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे उस टाइम। तो सप्लीमेंट पर मिनट मतलब ऐसा कुछ झोल झपाटा था ही नहीं, एनीथिंग। हाँ, वो चिकन से, मीट से, या फिर अंडे से प्रोटीन वगैरह लेते थे। सोचने वाली बात है भाई, वो ऐसे रहेगा, ये ऐसा क्यों? ऐसा क्या ही उखड़ गया जिम के अंदर? को लोगों के सामने लाते हैं कि कैसे तुम्हें फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फेक होप देते हैं, तुम्हें झूठ दिखाते हैं और ये अपनी परफेक्ट बॉडीज के पीछे क्या क्या छुपा रहे हैं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जो चीज विदाउट स्टीरॉइड्स के अचीवेबल ही नहीं है, उससे नेटी कहकर ये लोग पुश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को ही गलत बताया, उन्होंने कई इन्फ्लुएंसर्स को अप्रिशिएट भी किया। यहाँ तक कि अपनी ऑडियंस के सामने सच्चाई लाने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को इस कंडीशन में अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया एंड तरुण गिल के इस ब्रेव स्टेप को लोगों ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि अब हम कह सकते हैं कि तरुण गिल इज बैक विद हिज न्यू पर्सोना। पर शायद फैक्ट को वापस इतने नंबर्स गेन करते देखकर कोई, अरे यार फैक्टेस भाई, जब तक इनका फेस रिवील नहीं हुआ था ना, तब तक ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल मेरे 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 पर्सनल भैया बहुत फेवरेट थे। पूछो कैसे, बताता हूँ कैसे, सुनो। इनका फेसलेस चैनल था, उनके हर वीडियो में एक ऐसा पॉइंट होता था, जैसे हुक कर लेते थे भाई, 10-20 मिलियन व्यूज़, 30 मिलियन व्यूज़ आराम से आ जाते एक वीडियो के ऊपर। और वीडियो भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इतनी ज़्यादा बेनिफिट वाली होती थी ना कि हर कोई देख सकता था। और उस टाइम पे भैया उनका जो स्केच वाला एनीमे था ना, कि मतलब लिख के ड्रॉ करके सब बताना, वो एक नंबर था यार। जब से इन्होंने फैक्ट बताना चालू किया है यार, बट ठीक है, सही परिवर्तन ज़रूरी है भाई लाइफ में।
परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन। खुश हो या फिर ना हो, पर उनकी ऑडियंस बहुत खुश है। उन्होंने एक मेजर डाउनफॉल के बाद कह सकते हैं एक सक्सेसफुल कमबैक किया, जिसको समझने से पहले हमें 3 से 4 साल पीछे जाना होगा, जब उनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। मतलब एक टाइम पर जिसे ऑडियंस देखना पसंद करती थी, वो मानो आज कई क्रिएटर्स की भीड़ में घूम सा गया था। यहाँ तक कि वो इंडिया के नंबर 1 फैक्ट चैनल है। उनकी सीरीज TEF और मिस्ट्रीज वाली वीडियोस ने लिटरली एक क्रेज बना दिया था एक टाइम पर। उनकी रिसर्च, उनकी वॉइस ओवर और उनका प्रेजेंटेशन सब कुछ टॉप नॉच हुआ करता था। लोग सिर्फ उनकी वीडियोस को देखते नहीं थे, उन्हें एंजॉय किया करते थे। पर 2019 के पीक के बाद फिर एक ऐसा टाइम आया जब उनकी वही सीरीज काम करना बंद कर गई। यहाँ तक कि जो उनकी नॉर्मली वीडियोस जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, वो आना भी बंद हो गए। सडनली समथिंग गोइंग रॉन्ग। हाँ यार, मैंने बार सब्सक्राइब कर दिया फैक्ट टेक के चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते में से 2-3 वीडियो आती थी फैक्ट से रिलेटेड। अब जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो मुझे देखने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मैं सोचता अब आएंगी तब आएंगी, कुछ ऐसा हॉरर स्टोरीज आएंगी, वो आना बंद ही हो गई। फिर मैंने वहाँ सब्सक्राइब कर दिया। सॉरी फैक्ट टेक भाई, बट आई लव यू सो मच। जो कंटेंट एक टाइम पर उनको मिलियंस ऑफ व्यूज ला कर दे रहा था, वो उनके चैनल पर फ्लॉप होने लगा। यहाँ तक कि उनके कॉम्पिटिटर्स ही उनसे आगे निकलने लगे, नए क्रिएटर्स आने लगे, स्पेशली शॉर्ट्स वाले। यहाँ तक कि फैक्ट टेक से व्यूज में भी मेजर डिक्लाइन आने लगा। मतलब उनका एक बहुत पॉपुलर चैनल होने के बावजूद मानो उनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। और मैंने भी इस टॉपिक पर आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिस पर आज के टाइम पर 900 के से भी ज्यादा व्यूज है। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिर उनका डाउनफॉल हुआ ही क्यों था, जिस पर हमने काफी पॉइंट्स पे नजर डाली थी। जहाँ पर एक पॉइंट ये भी था कि जो नए शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें रिप्लेस कर रहे थे, जिस वजह से लोग फैक्ट टेक्स के इतने लंबे वीडियोस देखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फाइनली उन्होंने इस बात को समझा और समय के साथ अपने कंटेंट को भी बदला। और आप फैक्ट टेक भाई शॉर्ट में बना रहे हैं। हाँ, परिवर्तन, मैंने कहा ना, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन ही जरूरी है। को एड्रेस कर बैक हो गया। अब भले ही वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी किया, वही ऑडियंस जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे खुद को इवॉल्व भी किया, वही ऑडियंस जिन्होंने उन्हें एक टाइम पर देखना बंद कर दिया था, वो वापस आने लगी। अब हम कह सकते हैं कि फैक्ट टेक से एक सॉलिड कमबैक हो गया है। अब भले ही वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू क्यों ना हुआ हो, बट इसके अलावा भी उनके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में अभी भी काफी ज्यादा फ्लॉज है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स और भी अच्छे से कैपिटलाइज कर रहे हैं। पर शायद इस कमबैक ने सिर्फ उनके चैनल ही नहीं, बल्कि उनकी यूट्यूब पर लेगेसी को भी डिफाइन किया है। पर नमस्ते कोहे के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। उनका कमबैक बिल्कुल फेल हो गया, और वो भी उनकी एक गलती के कारण। बाय द वे, एक जापानीज क्रिएटर था जो वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, इसके ऊपर अपन ने पर्सनली वीडियो बनाया है बॉस। ओके, इसके ऊपर अपन ने पर्सनली वीडियो बनाया है, तो मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, समझ में आ गया ना। नमस्ते गोए, नमस्ते आजी खंड। कोहे ने जो अपोलॉजी वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में वो ऑडियंस के सामने साफ साफ झूठ बोलता है कि पागल बना रहा है, हेट मिला। फिर उसने एक और वीडियो बनाया माफी मांगते हुए, जहां उसने ये बताया कि उसके ऐसे इंटेंशंस नहीं थे, वो डर चुका था, इसलिए उसने ये झूठ बोला। पर गैस व्हाट, इस वीडियो के बाद भी उसे काफी ज्यादा हेट मिला, क्योंकि पहली बार में ऑडियंस उसे माफ कर देती, पर वो बार बार ऑडियंस से झूठ बोले जा रहा था, और जिसके लिए उसने कुछ टाइम तक अपने चैनल पर कंटेंट पोस्ट किया। पर इतना हेट मिलने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने चैनल को क्विट ही कर दे। फिर मेरी बारी आई, जहां पर मैंने 2024 में एक वीडियो बनाया था, जिसका टाइटल था कि इस जापानीज यूट्यूबर को कैसे एक गलती की वजह से यूट्यूब ही क्विट करना पड़ा। और मेरी वीडियो ड्रॉप होने से पहले कोहे ने अपना कमबैक अनाउंस कर लिया। अब या तो यहाँ पर कोहे की किस्मत खराब थी, या तो मेरे वीडियो की टाइमिंग। लोग उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहते। जैसे ही उसका वीडियो ड्रॉप हुआ, उससे फिर से गालियां पड़ना स्टार्ट हो गई। यहाँ तक कि इस बार तो उसके खिलाफ कई सारे प्रूफ्स भी आ चुके थे। एक यूजर ने तो कुछ ट्वीट्स के ट्रांसलेशन निकाले थे, जिसमें ही गॉट ब्रूटली एक्सपोज, और वो कैसे एक बार फिर से ऑडियंस के सामने झूठ बोल रहा है कि यहाँ की ऑडियंस है, और जिस वजह से वीडियोस में पहले जैसा रिस्पॉन्स रेबल किड का, जब इंटरनेट पर रेबल किड की कमबैक ने और कंटेंट पोस्ट। तो ये था भैया कोई जो बस व्यूज के लिए इंडिया से झूठा प्यार करने का नाटक कर रहा था। इंडियंस होते इतने मासूम, कहूँ मैं मासूम, या फिर बहुत ज़्यादा है ना, कि कोई भी फिरंगी तिरंगी, मतलब कि कोई भी आ जाए भैया, सॉरी टू से अगर मैंने कुछ बोल दिया तो माफ़ी है। वो फ्लो में निकल गया। तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा, भारत माता की जय। अगर मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, पर फिर भी आ रहा। ओके, सो कोई भी फिरंगी आ जाता है, ओके, तिरंगा लेके ये बोलना चाहता था मैं, और बोलता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओके, गुड, थैंक यू। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं किसी देश से, ओके नहीं, वी लव अदर कंट्रीज। बट यहाँ की पब्लिक क्या उससे तो भगवान बना देती। वाओ, आई लव यू सो मच, यू आर सो गुड, यू आर सो काइंड, यू आर सो नाइस, ऐसा कर देती है। तुम जाओ किसी कंट्री में, क्या तुम्हें भी इतना प्यार मिलेगा जितना भारत में मिलता है किसी अमेरिका फॉरेनर वालों को?
नहीं मिलेगा यार, उनके लिए तुम सेलिब्रिटी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कोई गोरी चमड़ी वाला दिख जाए तो सेलिब्रिटी बॉस, वो तो आई लव इंडिया बोल रहा है बॉस, उसको तो अपन भगवान बनाएंगे बॉस, हाँ उसका मंदिर बनाएंगे यार। मेहमान है, मेहमान की तरह ट्रीट करो। ओके ओके, थैंक यू गुड गुड, थोड़ा ख्याल रखे, ठीक है, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। फिर बाद में वहाँ पे जाके बोलेंगे अनाप शनाप, इसने कोई ने क्या क्या बोला इंडिया के लिए, तुम शायद इसके बारे में एक बार रिसर्च कर लेना, फिर मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, ओके, पता चल जाएगा। है ऐसा, इसलिए मैं कहता हूँ भारत को बर्बाद करने के लिए भारत के लोग ही काफ़ी है ना, भाईचारा ऑन टॉप, ओके। बाकी महाराष्ट्र में तो भाषा के ऊपर से लड़ाई हो रही है। सनातन धर्म में इतने सारी भाषा, इतने सारे पहनावे, लेकिन फिर भी हम लड़ किस पर है, भाषा, मतलब आपस में ही खुद के टुकड़े कर दो, बाकी जो हमारे दुश्मन देश है या फिर दुश्मन लोग हैं उन्हें आसानी हो जाए, ये पहले खुद को ख़त्म कर दे, फिर जो बचे कुछ हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तू मराठी बोल, तू हिंदी बोल, तू गुजराती बोल, लेकिन जय श्री राम, हरे कृष्ण, हरे, ये सब सारे लैंग्वेजेस में एक ही है, लेकिन नहीं, फिर भी हम अलग है भाई, हम अलग है, हम दूसरे ब्रह्मांड से भी ये करते हैं, बिलोंग करते हैं। साला पॉलिटिक्स ना देश बर्बाद करके रहेंगे किसी दिन। आगे बढ़ते हैं। सॉरी टू से अगर मेरी बातों से किसी को बुरा भला लगा हो तो, क्योंकि यार यहाँ पे ऐसा ही है, जस्टिस मांगने को ना कुछ ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो ना, कुछ सही बोलो ना तो सामने से माफ़ कर दो, दे माफ़ मुझे माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो, इससे पहले कल को मुझे ऐसे इस थाने में ऐसे बिठा दे कुछ सच बोलने के लिए, सॉरी। यहाँ पे झूठ बोल सकते, तुम गलत बोल सकते हो, सच नहीं बोल सकते इस देश में। पोस्ट कर रहे हैं, पर अब उन वीडियोस में पहले जैसा रिस्पांस नहीं रहा, बट शायद रेबल किड की कमबैक ने ऑडियंस का उसके लिए जो परसेप्शन था, इसकी माँ कर रेबल किड, मदर तेरेसा गरीबों के बच्चों की इंस्टा, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। रेबल किड का जब इंटरनेट पर बूम होना स्टार्ट हुआ, उसका पर्सोना इंटरनेट पर वाज लाइक एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल, महंगे कॉन्सर्ट्स, पार्टीज, ट्रैवल, गॉसिप्स, मतलब एक नॉर्मल लड़की, यंग वुमेन की ड्रीम लाइफ जी रही थी। बट इन रियलिटी जो लाइफस्टाइल रेबल किड दिखा रही थी वो एक्सट्रीमली एकदम अनरियलिस्टिक थी, और जिस बात के लिए उसे कई क्रिएटर्स ने कॉल आउट भी किया, और उस टाइम पर ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। बट इन February 2025 अपूर्वा मुखीजा यानी रेबल की एक पैनलिस्ट बनकर आई इंडियाज गॉट लेटेंट में, जिसे होस्ट कर रहे थे समय रैना, और ये एक मेंबर्स ओनली एपिसोड अपलोड किया गया था। पर इस एपिसोड के दौरान अपूर्वा के ऊपर एक ऑब्जेक्शनेबल कमेंट पास करने के लिए इल्जाम लगे, और उसने एक कमेंट क्यों पास किया और उसमें वो गलत थी भी या नहीं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सोशल मीडिया पर तुरंत उन्हें बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया, और ये बैकलैश भी इतना इंटेंस था कि उनके ऊपर कई लीगल कंप्लेंट्स फाइल कर दी गई, इंक्लूडिंग अगेंस्ट अपूर्वा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस मैटर को सीरियसली लिया और सभी पैनलिस्ट को समन किया गया। पूरा इंटरनेट एक तरीके से इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि इस कंट्रोवर्सी के बाद अपूर्वा को ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था, इंक्लूडिंग डेथ थ्रेट्स एंड थ्रेट्स। और ये ट्रोलिंग सिर्फ उन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी फैमिली तक पहुंच गई थी, जिससे उनको इमोशनली काफी बड़ा झटका लगा। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है, और मेरी मम्मी नहीं है। हरकतें क्यों ऐसे 12 लोगों के बीच में ऐसे क्यों हरकतें करोगे, क्यों करना है, फिर बाद में क्यों आके रोना है भैया, डिसेंट से रहो, डिसेंट से बात करो यार, क्यों ऐसे फालतू शो में जाना है, फिर क्यों तुम्हें एकदम मतलब यंगिस्तान बनाना है। सॉरी यार, हम जरा यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, अदरस पता चला हमारे बाहर पुतले जल रहे, हमारे में डेथ थ्रेट्स आ रहे, मारो भड़वे को, कपड़े झलाओ। देखो भैया, जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंगेज हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, ओके, तो तब से क्या हो गया ना कि ये जो भारतीय नारी जिसे शक्ति कहा जाता है, आज वही आदनंगी होके बहुत ज़्यादा ऐसे अश्लील भाषा करके छोटे छोटे कपड़े पहन के खुद को बहुत ज़्यादा कूल मॉडर्न समझ रही है। भैया हम तो सबसे सुपीरियर है, आदमी लोग भी हमसे एकदम नीचे, नाखूनों के बगल में भैया एकदम। और ये जो है ना, ये मेंटेलिटी जो है ना सोशल मीडिया पे जब स्प्रेड होती है, जब वायरल होती है इन जैसी लड़कियाँ, तो बाकी लड़कियों को भी जोश आता है, हम भी छोटे कपड़े पहने, हम भी गाली देंगे, हम भी बनेंगे इस तरह की। यस, भाड़ में गई माँ बाप की इज्जत, भाड़ में गई मान मर्यादा इज्जत, छोटे कपड़े पहनो, बेगने पहनो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ दारू पियो। इसने दारू पिए थे, दारू पिए, इसकी पर्सनल चॉइस है, दारू पिए, गांजा फूके, इसके अपनी वीडियोज़ है जो उसने अपलोड भी की थी अपने चैनल पे, बाद में डिलीट कर दिए सारे के सारे, ओके। तो ये इसका कैरेक्टर, ओके। अब भी मुझे बात बताओ, ऐसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना सही है भाई? ये अगर कोई फॉरेन कंट्री होती, वहाँ पे तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज है, ओके, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है, ठीक है। उसके घर में मतलब कि वहाँ के कोई बॉयफ्रेंड से था, घर में आके बेडरूम में घुस जाता है उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब कि उसकी बेटी की, डॉटर की बेटी है ना, तो वो घर में पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे
इन सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट इन इंडिया इन सारी चीज़ों को मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसा मतलब कि ना कि देवी माना जाता है। नवरात्रि पे छोटे बच्चों की पूजा की जाती है, तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती ना कि किसी लड़की से कि वो किस तरह की हरकतें करें, फिर बाद में उसे इन्फ्लुएंस करे बाकी और लड़कियों को। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें तो लगता है ये सही है यार, ये तो कूल बन रही है, या यो कूल है कूल। नहीं दीदी, बहुत गलत खेल रही हो तुम, सब सुधर जाओ यार। उस यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। यहाँ तक कि इस मेंटल प्रेशर और नेगेटिविटी के रिस्पॉन्स में अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए थे, सबको अनफॉलो कर दिया। मतलब वो ऑडियंस की नजरों से एकदम डिसअपीयर सी हो गई थी। पर एक लंबे साइलेंस के बाद अपूर्वा ने एक पावरफुल कमबैक किया अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू, जिसका टाइटल था टिल आई से इट इज। इस वीडियो में उन्होंने पूरी कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया, ऑनलाइन एब्यूज के अपने पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर किए, और उन्होंने ये बताया कि इस चीज ने उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फैमिली को कैसे इम्पैक्ट किया। ये वीडियो लोगों के दिल को छू गया, जिस वजह से इस पर 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। और अपूर्वा ने अपने मॉम एंड डैड को, जो अपनी पुरानी वीडियोस में उन्हें क्या कुछ नहीं बोलती थी, वो उनके बुरे वक्त में कैसे उनके साथ खड़े रहे थे, इस बारे में भी उन्होंने बताया। और कैसे उनके कुछ फ्रेंड्स ने उनकी कितनी ज्यादा हेल्प की उनके टफ टाइम में। और ये अपूर्वा का कमबैक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये था अपनी कहानी को वापस से लिखने का। उसने इंटरनेट फेम के डार्क साइड को सामने रखा और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को बताया। उनकी ऑनेस्टी ने लोगों का परसेप्शन उनके लिए बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। बट स्टिल एक पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो अभी फिलहाल भी उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बार बार कोई ना कोई ड्रामा में इन्वॉल्व नजर आ ही जाती है। और जिस वजह से उनके कमबैक के बाद भी उन्हें पसंद करने वाले और ना पसंद करने वाले लोग काफी ज्यादा हैं। पर रणवीर अलाहाबादिया, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, उनके कमबैक के बाद भी वो अपनी रेपुटेशन को अपने हाथों से खराब कर रहे थे। इंडियाज गोट लेटेंट में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिला था। उस इंसिडेंट के बाद उन्हें भी थ्रेट्स आने लगे, यहाँ तक कि वो एंड उनकी फैमिली भी बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ये हेट इतना इंटेंस लेवल पर पहुंच चुका था। पर इन सब के बाद रणवीर अलाहाबादिया अपनी रिडेम्पशन की जर्नी पर थे। उन्होंने अपना पॉडकास्ट द रणवीर शो दोबारा स्टार्ट किया, यहाँ तक कि उससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसका टाइटल था लेट्स टॉक। एंड उस वीडियो में उन्होंने माफी मांगी अपनी ऑडियंस और पूरे इंडिया से कि उन्होंने जो भी किया अब वो उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब तुम जो भी देखोगे वो एक नया रणवीर होगा एंड वो अब ऐसी गलती फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी के बाद रणवीर ने अपने व्यूअर्स की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ज्यादा केयरफुल और पॉजिटिव कन्वर्सेशन करनी शुरू की, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट उन पर वापस आने लगा। धीरे धीरे उनके फैंस उन्हें वापस समझने लगे और उन्होंने भी डिसाइड किया कि ओके सो भैया देखो, हर कोई दूध का धुला नहीं होता है। तो एक बात समझो, हर कोई दूध का धुला नहीं होता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर तुम्हारे पास एक लार्ज अमाउंट में ऑडियंस है, बहुत लार्ज अमाउंट में, ओके, और वो तुम्हें इंस्पिरेशन मानती है, अपना वो गुरु मानती है कि तुम जो करोगे वो वही करेंगे, तो ये बात ना सोच समझ के करनी पड़ती है कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं। मतलब कि डार्क तो सभी होते हैं भैया, गंदे तो सभी होते हैं, बुरे तो सभी होते हैं, लेकिन लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कैसे करो कि वो तुम्हें अपना आइडल माने, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यही चीज़ ना सोच समझ के, मे भी तुम अगर इन फ्यूचर अपने भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर हो चुके होंगे तो मैं भी 10 बार सोचूंगा पब्लिक में क्या बोलना है क्या ना बोलना। और पर्सनल में मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैं वही सूरज हूँ जो मैं पहले था, वही गंदी गंदी गालियाँ देना है अपने दोस्तों को एक दूसरे को, ओके, और वही बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल दोस्तों में होती है। अब क्या होता है तुम पता होगा, कुछ गंदी बात नहीं करो, बस पर्सनल इंजॉयमेंट की बात कर रहे हो, ओके। तो भाई के पुतले जलाओ, गंदा आदमी है, मारो साले को, अनफॉलो मार, रिपोर्ट मार इसके चैनल पे, तेरे डेथ थ्रेट दे इसके कमेंट बॉक्स में। नहीं भैया, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, ओके ना। बट सोच समझने की बात यह है कि अगर ऑडियंस हमें देख रही है तो उन्हें क्या टीच करे, उन्हें क्या समझाए, क्या सिखाए, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप भैया, ये माँ बाप से बड़े मानते हैं अपने आइडल को कि ये जो बोलेंगे सही है, 1 + 1 = 4, ये सही बोल रही है, माँ बाप गलत बोल रहे हैं, वो 2 बोल रहे हैं वो गलत है। ऐसी ऑडियंस आजकल की कि उनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलती तो सिर्फ एक इंसान से होती है। मिड 2025 तक रणवीर ने अपनी पोजीशन एज अ लीडिंग क्रिएटर वापस से बना ली थी। ये उनकी कमबैक की स्टोरी को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना था। लेकिन मई 2025 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वॉर लाइक टेंशन थे, तब रणवीर ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से नफरत नहीं करता। अगर आपको लगता है कि हम नफरत फैला रहे हैं तो आई एम सॉरी। लड़ाई लोग नहीं, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स करते हैं। ये पोस्ट चाहे उन्होंने किसी भी इंटेंशन से लिखा हो, लेकिन उनका टाइमिंग और टोन दोनों ही बिल्कुल गलत थी, और उस पोस्ट के बाद उन्हें काफी ज्यादा हेट कधीतरी काही न करून पहा. Eat 5 star, do nothing. मिलना स्टार्ट हो गया। कई लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जिस वक्त इंडिया में सोल्जर्स की जान जा रही है, उस वक्त रणवीर पीस मैसेज दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को। यहाँ तक कि
भाई कितना, ये ना मेरे को थोड़ा गलत लगता है हर उस कंटेंट जो भारत में रह के पाकिस्तान से सपोर्ट करता है। मतलब कि भैया ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उससे पहले हुआ था पहलगाम अटैक, उससे पहले हुआ था पुलवामा अटैक, ओके, और उससे पहले होते ताज 19 ताज ताज होटल अटैक, ओके, मतलब कि 26/11, ये सही 26/11 ना, है ना। तो उसके बाद ट्रेन, दिल्ली में ट्रेन ब्लास्ट होना, पुणे के अंदर एक बम। देखो भैया बहुत सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान से आई है। आतंकवाद, आतंकवाद जिन्होंने इतने ज़्यादा कत्लेआम किए हैं भारत में, उसके बाद भी हमारी कुछ चूतिया सी ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो अपनी छाट भरा ऑडियंस बचाने के लिए पाकिस्तान का तहे दिल से ये करते, मतलब मेरे भाइयों बहनों तुम वतन से साथ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छे रहना, अनफॉलो मत करना, अनसब्सक्राइब मत करना, हम तुम्हारे तलवे चाटेंगे। यहाँ पे जो जान जवान मर रहे हैं हमारे देश के जो वीर, मतलब कि जो आर्मी ऑफिसर्स है भैया, जो हमारे रक्षा के लिए खुद की जान गंवा रहे हैं, खुद -डिग्री में रह रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, खुद तपती धूप पे तप रहे ताकि हम सुरक्षित रहे, वो गए उधर भाड़ में। लेकिन तुम ऑडियंस हमारे सब्सक्राइबर बनाए रखे, हमारे लाइक शेयर, हमारे फक कई बार ना ईमान बेचना किसे कहते हैं, ये देख लो भाई। जबकि अभी वो सरदार जी 2 की जो लीड में जो आर्मी मिर्जा कौन पता नहीं पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ तो भी कमेंट किया था, कुछ तो भी ऐसा ट्वीट वगैरह किया था, बहुत ही गंदा वाला। बट फिर भी दिलजीत पाजी को कोई नफरत, कोई दुख नहीं, उन्हें बस ये एक चीज़ बोला, मेरा पिक्चर चले बस ना, अपन तो भाई भाई थे। वहाँ के लोग ना, मतलब कि इंडिया को बुरा वाला बोलेंगे, फिर भी इंडिया वाले उनके तलवे चाटेंगे कि या भैया हम तो दोस्त है भाई है। नफरत तो ये फैला रही है। अरे तुम उन्हें काम देंगे यार, उनकी तरफ से पैसा जाएगा, वो पैसा वो आतंकवाद को देते हैं। सारे आतंकवादी पाकिस्तान से क्यों आते हैं? नहीं भाई हमको नहीं पता, पाकिस्तान खुद कहता है भैया। कौन सा इंटरव्यू देख लो तुम वहाँ पे जाके, वो खुद बोलता है कि हम खुद सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को। कुछ का तो मानना ये था कि तुम्हें एक बार मौका दिया ना, कितना भी बोलो धूम टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे भाई। फिर बाद में कुछ लोग मेरे कहने, भाई तू तो नफरत फैला रहा है, तेरी माँ की जो नफरत फैला रहा है तू, नफरत। और जो कुछ भी न्यूज़ में दिख रहा है, जो कुछ भी रियलिटी तुम्हारे आंखों के सामने, उसका नहीं पता, लेकिन तू नफरत फैला रहा है भाई। हाँ हम नफरत फैला रहे हम, बाकी तो अमन है भैया, सब तरफ अमन है, अमन। बांग्लादेश में अमन ही अमन है, वेस्ट बंगाल में अमन ही अमन है, अमन है भाई, अमन है। देख रहे हैं अमन। ना ये वापस से हिंदू त्योहारों पे भी अमन ही अमन है भैया, रामनवमी पे अमन ही अमन है। वही गलती कर दी, और जब बैकलैश अनकंट्रोलेबल हो गया तो रणवीर अलाहाबादिया ने पोस्ट ही डिलीट कर दिया और फिर इंडिया के सपोर्ट में पोस्ट किया। उनके इस हिपोक्रेट बिहेवियर को इसको बोलते हैं हक के खाना, क्या बोलते हैं, हगना फिर खाना, ऐसा ही है। देखकर सभी को काफी बुरा लगा। इसके बाद रणवीर पियर्स मोगन के एक शो पर गए। उन्होंने वहां पर ओपनली सपोर्ट दिखाया इंडिया के लिए और पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को ओपनली हाईलाइट किया। इवन उन्होंने वहां पर ओसामा बिन लादेन के फोटो तक दिखाए थे। उनका कहना था वर्ल्ड शुड सी द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, द टेरर साइड। लेकिन सच ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग उनका कमबैक बिल्ड हो रहा था, उसमें वापस से एक दरार डल गई। अब ऑडियंस के दिल में उनका ट्रस्ट बनाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। कई लोगों के लिए तो रणवीर अलाहाबादिया अभी के टाइम पर एक बहुत कंफ्यूज इमेज बन चुके हैं। बट हनी सिंह का कमबैक देखकर ऑडियंस को काफी अच्छा, ये भैया वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कमबैक था अभी तक के पूरी हिस्ट्री के अंदर का, शायद मेरे को जितना पता है उतना। क्योंकि भाई इतना मतलब कि कितने 6 साल है ना, 5 या 6 साल के बाद कमबैक कर रहे हो, अभी तक खतरनाक कि तुम कमबैक करो, दूसरे की दुकानें बंद करा दो। वाह अच्छा लगा कि ओल्ड योयो इज बैक। एक टाइम था जब योयो हनी सिंह का नाम ही काफी था। 2010s के एरा में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट दी। ब्लूटूथ एरा में बीट, डोप शोप, देसी कलाकार, हर गाना एंथम बन जाता था। पर अचानक से वो इंडस्ट्री से बिल्कुल ही गायब हो गए। लोग बहुत ज्यादा वरीड थे। ड्रग्स, ईगो, डिप्रेशन, आखिर उनके साथ ये हुआ क्या? पर बाद में योयो ने खुद बताया कि उन्होंने बायपोलर डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ बैटल्स फेस किए। वो फेज उनके लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर था। कई थेरेपी, आइसोलेशन और करियर मानो ऐसा लग रहा था कि खत्म सा हो गया। जब उन्होंने वापस से कमबैक किया, ऑडियंस का रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। सॉन्ग जैसे मखना या लोका है, पर लोगों को वो ओल्ड योयो वाली एनर्जी फील नहीं हुई।
लोग बोलने लगे कि हनी सिंह में अब वो पहले वाली बात नहीं रही, ना अब वो लिरिक्स रहे और ना ही वो बीट। लेकिन योयो हनी सिंह ने इस बार धीरे धीरे सब कुछ रीबिल्ड किया। उन्होंने नए प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, उन्होंने यंग साउंड को अडेप्ट करना शुरू किया और ग्रेजुअली अपने फ्लो को रिफाइन किया। ना सिर्फ रैप बल्कि मेलोडिक हुक्स और वापस अपने क्लीनर लिरिक्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड यहाँ तक कि उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर तो काफी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि जिस टाइम पर वो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने काफी ज्यादा वेट गेन भी कर लिया था। उन्होंने ये तो बोला था कि उनका कमबैक जरूर होगा। फिर आए वो गाने जिन्होंने सबको फिर से नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। अभी कुछ रिसेंट कोलैबोरेशंस ने भी उनकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर बूस्ट कर दी है। अब ऑडियंस फाइनली कह रही है यही तो हनी सिंह हमें चाहिए था। और अब उनके लाइव शोज वापस से हाउसफुल होने लग गए। सोशल मीडिया में फिर से उनकी रील्स एंड बीट्स फेमस होने लगी और उन्होंने आखिर में प्रूव कर दिया योयो माइट फॉल बट ही नेवर फेड्स। बाकी व्हाट डू यू थिंक और ऐसे कौन से कमबैक से यूट्यूब इंडिया में जिसमें वाह 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 वाह। तो ये तो भैया वो कमबैक, इसमें से सबसे ग्रैंड कमबैक था हनी पाजी दा, हनी भाई यो। ओके एनीवेज, मैं काफ़ी बढ़िया वीडियो था, काफ़ी नॉलेजेबल था। अगर इस वीडियो से किसी को आपत्तिजनक या फिर किसी को दुख दर्द या फिर गुस्सा या फिर मेंटली प्रॉब्लम हुआ होगा मेरी वजह से स्पेशली, तो मैं कान पकड़ के अपना माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाइयों बहनों। लेकिन सच कड़वा होता है, सच को सामने रखना, हजम करना, और जो सही है वो सही है। अब लव जिहाद पे तो हमने बात भी नहीं की, फिर भी हर दिन, हर साल, हर हफ्ते कोई नया केस, कोई बाबा कौन सा रो जिसके पास 100 करोड़ मिले थे, उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। 1,500 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें मारने पीटने या फिर सेक्स के लिए दूसरी तरफ दूसरी टेररिज्म को सप्लाई करना। हाँ खैर, अभी तो नफरत फैला रहा है भाई। ऐसा नहीं भाई फैट के ऊपर बात कर रहा है या फिर जो न्यूज़ है उसके ऊपर बात कर रहा है ना। देखो जो समझना है समझ लो, लेकिन आज अगर इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की ना, तो कल शायद तुम में से कोई किसी की बहन या फिर किसी की बेटी होंगी जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई जस्टिस फॉर हिम। चलिए बाय बाय, राधे राधे।